पूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग का स्वरूप कैसा होगा। अगर 8th CPC की बात आता है तो सबसे पहले केंद्रीय कर्मचारियों के मन में फिटमेंट फैक्टर की बातें चलने लगते हैं। फिटमेंट फैक्टर के अलावा एनुअल इंक्रीमेंट जो अभी कर्मचारियों को वर्ष में एक बार 3% की वृद्धि मिलता है, वहाँ पे भी ये चर्चाएं हैं कि 6% मिलेंगे। प्रमोशन से संबंधित कुछ संभावित अंदाजा है कि 7th CPC से ज़्यादा प्रमोशन से संबंधित बातें 8th CPC में होंगे। यहाँ पे एक और चर्चा है कि जो 8th CPC में लेवल अलग अलग लेवल पे अलग अलग सैलरी का निर्धारण होगा। ये एक अंदाज़ा है, अभी इस पर कुछ वास्तविक रूप में कहना बिल्कुल अंधेरे में तीर चलाने जैसा है कि सच में क्या पे लेवल का अलग अलग जो फिटमेंट फैक्टर लगेगा। क्या कुछ पे लेवल है जिसको मर्ज भी करने की बातें पहले चर्चा में आए थे सोशल मीडिया पे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ क्लियर होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन सबसे पहले महत्वपूर्ण रूप से हमें ये बात जानने की ज़रूरत है कि क्या 8th CPC 7th CPC के तुलना में ज़्यादा बेनिफिट दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। अगर ज़्यादा बेनिफिट लेना है तो वेतन आयोग को कौन कौन सी बातों को इसमें शामिल करने की ज़रूरत है जिसे अभी तक नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसी को लेकर एक हाइब्रिड कैलकुलेटिंग सिस्टम पे चर्चा रेलवे का एक संगठन है RSCWS, जिसने चर्चा किया है कि कुछ बदलाव होने चाहिए। तो आखिर ये बदलाव क्या है और इस बदलाव से क्या फिटमेंट फैक्टर जो 2.57 का अभी तक जो लगा है, क्या इससे बढ़कर ये 3.0 तक जा सकता है? क्योंकि FNPO ने एक जो ऑर्गेनाइजेशन है कर्मचारी संघ का, इसने अंदाज़ा लगाया था कि लगभग 3.0 का फिटमेंट फैक्टर जा सकता है। अब कर्मचारियों की तो मांगे चल रहे हैं, अलग अलग जगहों पर कर्मचारियों की जो डिमांड है 8th CPC को लेकर, क्योंकि कर्मचारी इसको लेकर अभी असंतुष्ट की स्थिति में। क्यों असंतुष्ट की स्थिति में? क्योंकि इसे मिलना चाहिए था 1 जनवरी 2026 से इसके लाभ चालू हो जाने चाहिए थे, शुरू हो जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक ये शुरू नहीं हो पाए हैं। अभी 8वें वेतन आयोग का काम जो है वो 18 महीनों के लिए वेतन आयोग जो गठित किया गया है उसके पास सुरक्षित है। अब आने वाले समय में इसमें क्या बदलाव होगा, इस विषय को तो हम लोग समझेंगे ही, लेकिन सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे 7th CPC से ज़्यादा 8th CPC बेनिफिट देगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में इससे संबंधित बातों को लिखिएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो हाइब्रिड सिस्टम कैलकुलेशन जो रिकमेंडेड किया गया है RSCWS के द्वारा, इसे आप कैसे समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अलग अलग कर्मचारी संघ अपने कर्मचारियों के लिए हित को सोचते हुए एक बेहतर वेतन की वृद्धि और अन्य सुविधाओं की वृद्धि की बातें कर रहे हैं। अब सारे बातों को वेतन आयोग के सामने रखने की जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो NCJCM स्टाफ साइट सेक्रेटरी को है। अब ये अपनी बातों को कैसे वहाँ पे रख पाते हैं और कितना ये कर्मचारी को बेनिफिट्स दिला पाते हैं। जो अभी एम्प्लॉय केंद्र सरकार में है, लगभग 50 लाख के आसपास में एम्प्लॉय केंद्र सरकार में कार्यरत है, लगभग 69 लाख के आसपास में पेंशनर्स हैं। लगभग इन लोगों को अगर जोड़ लेते हैं तो 1 करोड़ से ऊपर का आंकड़ा ये केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के हक में कैसे बेनिफिट्स जाएगा 8वें वेतन आयोग में, ये समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, इसके बेनिफिट्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले जो समझना होगा वह एक्वायर्ड फार्मूला को समझना होगा कि आखिर एक्वायर्ड फार्मूला है क्या। एक्वायर्ड फार्मूला के आधार पर 2 वेतन आयोग, क्योंकि 5th CPC जब लागू हुआ था, 5वां वेतन आयोग जब लागू हुआ था, तो एक्वायर्ड फार्मूला की कुछ बातों को मेंशन किया गया था। 7th CPC में एक्वायर्ड फार्मूला को ज़बरदस्त तरीके से कुछ बातों को लागू किया गया था, जिसमें ज़रूरी मदों के खर्चों को लेकर एक्वायर्ड फार्मूला बहुत अच्छे से बात करता है। और इसी एक्वायर्ड फार्मूला को 7th CPC में लागू किया गया था, तब जाकर जो न्यूनतम वेतन 6ठे वेतन आयोग में 7,000 रुपया था, वो बढ़कर 2.57 के फिटमेंट फैक्टर लगने के बाद ये बढ़कर हो गया था 18,000। अब चर्चा है कि 18,000 से ये 54,000 न्यूनतम कैसे होगा। तो इसके लिए 3.0 का फिटमेंट फैक्टर लगना जरूरी है। FNPO डिमांड भी कर रहा है कि 3.0 का फिटमेंट फैक्टर लगे, लेकिन सबसे पहले संभव क्या ये होता हुआ दिख सकता है कि क्या 3.0 का फिटमेंट फैक्टर लगेगा। तो ये एक ही आधार पे अगर बात करें कि अगर ऐसा दिख सकता है, संभव हो सकता है कि जब फैमिली यूनिट में बढ़ोतरी कर दिया जाए। 7th CPC में फैमिली यूनिट पे क्या बातें हुए थे और जिसके कारण से 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लगा था। तो सबसे पहले यहाँ पे ये समझेंगे कि जो 7th CPC में एक्वायर्ड जो फार्मूला आया था, उस फार्मूला में कौन कौन सी बातों को शामिल किया गया था। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले न्यूनतम वेतन का हिसाब एक्वायर्ड फार्मूला में जो लगाया गया था वह 18,000 रुपया न्यूनतम वेतन लगाया गया था। और जब 2016 में ये लागू हुआ था तो उस समय जो DA जो था वो 0% से शुरू किया गया था। ये सबसे कह सकते हैं कि जो
लेवल 1 का पे मैट्रिक्स था, उसकी शुरुआत ही हुआ था 18,000 रुपया से। अब यहाँ पे इस चीज़ को ज़रा समझना है कि ये 7,000 7th CPC में 6 CPC में मिलता था 7,000 रुपया, ये बढ़कर 18,000 कैसे हुआ? क्योंकि इसमें 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लगा और ये बढ़कर हो गया 18,000। इस बार जो FNPO ऑर्गेनाइजेशन है ये कह रहा है कि 3.0 का फिटमेंट फैक्टर लगेगा, तो ये बढ़कर हो जाएगा 54,000। अब यहाँ ये सबसे निचले जो लेवल है वो 54,000 का होना चाहिए, ये कर्मचारियों की मांगे हैं। अब यहाँ पे ज़रा देखेंगे कि यहाँ जो न्यूनतम वेतन 7 CPC में, जब 6 CPC से जब 7 CPC लागू किया गया था तो न्यूनतम वेतन किस आधार पे लागू हुआ था? तो जरूरी पोषण के ज़रूरतों के लिए हर वयस्क के लिए लगभग 2700 कैलोरी और दूसरे ज़रूरी खर्चों के अंदाज़ा लगाने के लिए किया गया था, तब जाकर ये वेतन हुआ था 18,000। तो ये देखिए, जब कोई सरकारी एम्प्लॉय अगर केंद्र सरकार में काम कर रहा है और केंद्र के तर्ज पे राज्य भी जब इसके बेनिफिट्स देता है, जब कोई पेंशनर सरकार के सेवा से जब सेवारत होने के बाद जब सेवानिवृत्त होता है, तो उस कंडीशन में उसके फैमिली यूनिट का बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो अभी तक देखिए क्या है फैमिली यूनिट, जो एक रिक्वायर्ड फार्मूला में एक परिवार को 3 उपभोग इकाई बनाया गया है। अब एक परिवार के 3 उपभोग इकाई में एक कर्मचारी या जो एम्प्लॉय हैं उसके पत्नी, अगर पत्नी एम्प्लॉय है तो उसका पति और 2 बच्चे, ये मिलकर बनते हैं 3 फैमिली यूनिट। अब यहाँ पे कर्मचारियों की मांग है कि जब तक ये फैमिली यूनिट नहीं बढ़ेगा तब तक फिटमेंट फैक्टर नहीं बढ़ेगा, यानी एक बेहतर पे मैट्रिक्स का आप आशा नहीं रख सकते हैं। अब यहाँ जो जिस विषय पे चर्चा करें कि हाइब्रिड कैलकुलेशन क्या हो सकता है 8 CPC का, तो यहाँ पे कम से कम 5 यूनिट बढ़ने चाहिए। तो 5 यूनिट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो माता पिता हैं उनको भी शामिल किया जाए, ताकि केंद्रीय कर्मचारियों के जो सैलरी में है, सैलरी में जो बेहिसाब जो अलग अलग मदों में जो खर्च होता है उसको एक राहत देने का काम ये बढ़ा हुआ फैमिली यूनिट कर सकता है। अब यहाँ देखिए कि ये बदलाव का आधार क्या है। तो बदलाव का आधार क्या है? बदलाव के आधार सबसे पहले अगर यहाँ पे समझेंगे तो एम्प्लॉइयों के बदलाव का आधार तभी हो सकता है जब वो अपने माता पिता के सेवा में होने वाले खर्चों का वो वहन कर सके। और यहाँ पे 8 CPC में 2 फैमिली यूनिट कम से कम बढ़ने चाहिए, ताकि जो पारिवारिक उपभोग की जो वस्तुएं हैं उसे वेतन के मिलने वाले पैसे से पूरा किया जा सके। अब यहाँ देखिए जो बातें चल रहे हैं कि अभी हमने चर्चा किया अभी तक कि FNPO का क्या डिमांड है, तो 3.0 का डिमांड है, लेकिन कुछ और ऑर्गेनाइजेशन है जो फिटमेंट फैक्टर का अनुमान जो लगा रहे हैं वो 1.82 से लेकर 2.46 तक लगा रहे हैं। अब अगर ये फिटमेंट फैक्टर पे अगर केंद्र सरकार का वेतन आयोग अगर काम करता है तो 7th CPC के तुलना में ये कह सकते हैं कि है संभावित, लेकिन अनुमान क्या है कि 7th CPC के तुलना में जो वेतन की प्रतिशत बढ़ोतरी होगा वो कम जाएगा। तो दूसरी चीज़ें क्या होंगे यहाँ पे कि इस महंगाई में जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाला वेतन पे जो राहत है या जो वेतन की जो अलग अलग खर्च होने वाले मद हैं उस पर एक बोझ जैसा केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनर्स को बढ़ सकता है, क्योंकि